वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के ऊपर है एंड चैप्टर नंबर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये क्लास 12 का चैप्टर है। आपके बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें इतनी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें दी हुई हैं कि लाइक आपको हर चीज़ पढ़नी है। लाइक एनसीईआरटी की थ्योरी तो पढ़नी है, और इसमें जो सोल्यूशंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, पीछे की जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे आपको कवर करने हैं, ना कि सिर्फ इस चैप्टर के बल्कि सारे चैप्टर के। इसीलिए हमने आपके लिए एनसीईआरटी सोल्यूशन सीरीज चला रखी है, जिसमें हम आपको हर एक चैप्टर के सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग जाकर उन सारे सोल्यूशंस को ज़रूर देखेंगे। सो माई नेम इज़ एकता सोनी एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एंड आज की वीडियो में पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये: What are the various public health measures which you would suggest as safeguard against infectious disease? First, you should know कि what is infectious disease. Infectious disease वो होती हैं यार जो फैल जाती हैं, है ना। अगर मेरे को जुकाम हो रखा है, वायरल हो रखा है, तो मैं क्या करूँगी, ज़ोर से छींकूंगी, खांसूंगी, है ना। और वही हाथों से अगर मान लो मैं अपना लैपटॉप चला रही हूँ, अपने कीबोर्ड को टच कर रही हूँ, एंड सेम ही कीबोर्ड को कोई ऐसा इंसान टच कर रहा है जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी उसको वायरल बीमारी नहीं हो रखी लाइक मी, तो हो सकता है और उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरा जो वायरस है, मेरी जो पैथोजन है, वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाए। दैट आर द इन्फेक्शियस डिजीज जो फैल सकती है आराम से एक से दूसरे के अंदर। तो यार ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो हम हेल्थ मेजर्स जो हम ले सकते हैं ताकि हम इनको रोक सकें, मतलब ये फैले ना, इसको रोक सकें। क्या आप अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकते हैं, एनसीईआरटी बोलती हैं। तो देखो यार, कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जो हम ले सकते हैं। सबसे पहला आइसोलेशन। अगर किसी इंसान को ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शियस है, यानी कि फैल सकती है, उसको आइसोलेट कर दो। अब हमको पता है कि यार कोरोना जैसी महामारी हमारी फैली थी, तो कोरोना के अंदर जिसको कोरोना हो रहा था दैट वाज अ वायरल डिजीज, राइट। तो वायरल डिजीज तो आराम से एक दूसरे में फैल सकती है। तो कोरोना जिसको था, हमने उसको आइसोलेट कर दिया था, अगर आपको पता हो तो हमने उसको आइसोलेट कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो वायरल थी, क्योंकि वो इन्फेक्शियस थी, वो फैल सकती थी। तो आइसोलेशन इज द वन थिंग जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं एयरबोर्न डिजीज, जैसे कि चिकन पॉक्स किसी को होता है, निमोनिया किसी को हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी होता है, उससे भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए, या फिर उस इंसान को भी आइसोलेशन में रहना चाहिए टू प्रोटेक्ट समवन की भाई, मतलब हमारी वजह से किसी दूसरे को ना हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन को हमेशा थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना चाहिए ताकि वो डिजीज स्प्रेड ना हो। दूसरा ये हो सकता है कि तुम वैक्सीनेशन करवा लो। वैक्सीनेशन से क्या होता है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज आ जाती हैं, है ना। आपको पता होगा कि आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है, ताकि जैसे कि मान लो कोई एक माइक्रोब है जिसकी वजह से तुम्हें कोई बीमारी हो रही है। अब ये माइक्रोब जब तुम्हारी बॉडी में आएगा, जब तुम्हारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी, इसके खिलाफ लड़ नहीं पाएगी, कोशिश तो करेगी वो लड़ने की, बट इससे ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी अगर तुम्हारी बॉडी नहीं बना पाई, तो ये वायरस या फिर बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन माइक्रोब आया है, वो तुम्हारी बॉडी पर हावी हो जाएगा, और बॉडी पर हावी होते ही बीमार कर देगा। तो इट्स बेटर टू पुट सम वैक्सीनेशन, है ना। वैक्सीनेशन में क्या होगा, हम वैक्सीन के अंदर उन पैथोजन्स, ये जो पैथोजन है जो असली में बीमारी कॉज कर रहा है, इस पैथोजन को मैं माइल्ड कर दूंगी, है ना। क्या कर दूंगी, माइल्ड कर दूंगी। माइल्ड का मतलब है कि भाई थोड़ा वीक कर दूंगी इसको, इसकी पावर उतनी ज़्यादा नहीं रखूंगी ताकि ये हमें बीमारी कॉज करे। मैं उसको ऐसा बना दूंगी कि इसको मैं माइल्ड कर दूंगी, मुझे बीमारी कॉज नहीं करेगा, मेरी बॉडी में जाएगा तो। लेकिन हाँ, अगर मेरी बॉडी में जाएगा तो मेरी बॉडी को ये ज़रूर पता चलेगा कि कोई और आया है, कोई और सेल आई है जो मेरी सेल से रिलेटेड नहीं है, तो बॉडी एकदम से चौकन्ना हो जाएगी। वो क्या बनाने लगेगी, एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगी। तो बॉडी में इस माइल्ड पैथोजन की एंट्री से क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज तो बन जाएंगी, लेकिन कभी बीमारी कॉज नहीं होगी, बिकॉज दिस पैथोजन इज माइल्ड, है ना, वीकेंड हमने कर दिया है। तो इस वजह से एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में आ गई। अब एंटीबॉडीज क्या है, रक्षक है। जब असली में कोई वही सेम पैथोजन या कहीं वही सेम माइक्रोब आता है जो हमें बीमारी कॉज करने आता है, तो हमारी बॉडी में अटैक करेगा। लेकिन अटैक करने से पहले ही जो सेना इसके खिलाफ लड़ने वाली है, वो सेना पहले से ही रेडी है। अब ये माइक्रोब ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, इसको मार सकते हैं। तो दैट्स हाउ वैक्सीनेशन वर्क्स, ठीक है। तो हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रति, है ना। तो इन बीमारियों को हम फैलने से रोक सकते हैं, जैसे कि पोलियो, मम्प्स, है ना, और मीजल्स। इनके लिए बहुत सारे हमारे पास वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, तो ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेक्टर इरिडिकेशन।
इसका मतलब होता है डिजीज सच एज डेंगू, मलेरिया, ये सब होता है। ये कैसे होता है? वेक्टर्स की तरफ से होता है। जैसे कि मलेरिया होता है मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो क्या मच्छर बीमारी कॉज कर रहा है? नहीं। मच्छर के जो सलाइवरी ग्लैंड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होते हैं, वो प्लाज्मोडियम है असली में पैथोजन। मच्छर तो कुछ नहीं है, मच्छर सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर है, व्हीकल है। व्हीकल है जिसने उस प्लाज्मोडियम को अपने अंदर, अपने ऊपर उसको जगह दी है और कहा है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ ह्यूमन बॉडी के अंदर, है ना। तो ये वेक्टर होता है मच्छर, जिसके काटने से हमें बीमारी कॉज हो रही है। तो इस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में कौन प्रेजेंट है? प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, असली हमारा पैथोजन प्रेजेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं? इन वेक्टर्स को थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं कि भाई ये मच्छर अगर हमारे तक आएगा ही नहीं तो ये प्लाज्मोडियम भी ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। तो प्लाज्मोडियम को तो हम नहीं रोक सकते, बट हम मच्छर को तो रोक सकते हैं ना, जो इस प्लाज्मोडियम को लेकर आ रहा है, इस वेक्टर को तो रोक सकते हैं। तो हम इस वेक्टर को रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? जैसे कि आपके घर में अगर बहुत सारे मच्छर हैं, या आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे गंदगी रहती है, या वहाँ पर हाइजीनिक चीज़ें नहीं हैं, हाइजीनिक प्रोसेसेस नहीं हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ मॉस्किटोज ज़्यादा होंगे, और जहाँ ज़्यादा मॉस्किटोज होंगी बीमारियाँ वहाँ पे ज़्यादा होंगी ही होंगी, है ना। सो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? जो स्टेगनेंट वाटर होते हैं ना, जो ठहरे हुए पानी होते हैं, वहाँ पे भी मॉस्किटो ज़्यादा होते हैं। रेजिडेंशियल एरियाज़ के पास में कई बार ऐसा होता है, बारिश का पानी रुक सा जाता है, ठहर जाता है, वहाँ पे मच्छर आने लगते हैं। तो उनको साफ़ सफाई रेगुलर टाइम पे हमें करवाते रहना चाहिए, घर में रेगुलर टाइम पे साफ़ सफाई करते रहना चाहिए, है ना। मॉस्किटो नेट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। इवन जो कूलर हम यूज़ करते हैं, उस कूलर के अंदर भी उसको भी साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग कूलर को भी साफ़ नहीं करते हैं, जैसे इस साल यूज़ किया तो अगले साल अब कूलर को वैसे का वैसे यूज़ कर लेंगे। उसको बिना साफ़ किए हमें उसको भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे मच्छर होते हैं। तो उसको भी पीरियोडिक क्लीनिंग करते रहना चाहिए, उसका क्लीनिंग करते रहना चाहिए। एंड ऑल्सो साथ में हम ये जो फिशेज़ होती हैं, जो कि इनको कंट्रोल कर सकती है, किसको कंट्रोल कर सकती है? मच्छर वच्छर को कंट्रोल कर सकती है, पेस्ट कंट्रोल कर सकती है। कैम्बूसिया मछली जो होती है बच्चों, ये पॉन्ड के अंदर ये मछली जो होती है, ये भी कंट्रोल कर सकती है इन वेक्टर्स को, ठीक है। मॉस्किटो लार्वा को ये एज दे कंट्रोल मॉस्किटो लार्वा ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर, है ना। गैम्बूसिया मछली अगर हम वहाँ पे छोड़ दें तो गैम्बूसिया मछली जो होती है मॉस्किटो लार्वा को खा जाती है और वहाँ पर ग्रो नहीं होने देती। तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को भी रोक सकते हैं। वेक्टर्स ना फैलेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि पैथोजन भी नहीं फैलेगा। तो ये चीज़ हो गई। नंबर 4 चीज़, मेंटेनिंग पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन। देखो यार, मतलब अपनी खुद की पर्सनल हाइजीन तो बहुत लोग मेंटेन करते ही हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग मेंटेन करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, ऑब्वियसली बीमारी ज़्यादा होती है उनको, है ना, डिजीज़ प्रोन बॉडी होती है उनकी। एंड साथ साथ में जो पब्लिक हाइजीन होता है, जैसे कि बाहर अगर हम जाते हैं कहीं पर, तो ऐसे जगहें होती हैं जहाँ पर हाइजीनिक नहीं होता कुछ भी। जैसे आप गोलगप्पे खाते हो, है ना, लगते तो हालांकि वो टेस्टी हैं, बट वो हाइजीनिक नहीं होते ना। हमको नहीं पता है कि किस किस के क्या क्या हाथ लगे हुए हैं, क्या उसमें पैथोजन आ गया होगा, तुमको नहीं पता है ना, ऑब्वियसली बात है। तो ये पब्लिक हाइजीन होती हैं जो हमें थोड़ा मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर हमें हमारी बॉडी से थोड़ा प्यार है तो हमारी बॉडी अच्छे से रहनी चाहिए, अच्छे से वर्क करनी चाहिए। तो दैट्स हाउ वी शुड फॉलो द पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन। ओके, सो इस वजह से भी हमारा हो सकता है, लाइक प्रॉपर डिस्पोजल आप वेस्ट का करते रहें, एक्सक्रीटा का प्रॉपर डिस्पोजल करते रहें। ऐसा नहीं कि कचरा आपने डाल दिया तो बस वो वहीं पड़ा हुआ है, सड़ रहा है और वहाँ पर मच्छर मक्खियाँ आ रहे हैं, तो थोड़ा उनको कर दो। वाटर को डिसइंफेक्शन उनका करना ज़रूरी है। वाटर रिजर्वाइज अगर आपके पास में है तो उसको डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा मेंटेन करना चाहिए होगा। इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, ये कुछ आपके पास में हेल्थ मेजर्स होते हैं जो आप ले सकते हैं। Next question. In which way has a study of biology helped us to control infectious disease? बायोलॉजी की स्टडी हमें किस वे में हेल्प करती है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम कंट्रोल कर लें? तो देखो यार, बायोलॉजी एक वास्ट फील्ड होता है। आपको पता है बायोलॉजी में हम बहुत सारी बातों के बारे में पढ़ते हैं, ना सिर्फ इसके बारे में, हम बहुत सारे लाइफ फॉर्म से डील कर रहे होते हैं। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बींग से डील कर रहे हैं। बायोलॉजी एक बहुत बड़ा और वास्ट सब्जेक्ट होता है जहाँ पर हम ह्यूमन बींग से भी डील कर रहे होते हैं, बाकी के इंसेक्ट से भी डील कर रहे होते हैं, प्लांट से भी डील कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया से भी डील कर रहे होते हैं। मतलब वेराइटी ऑफ लाइफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे हम डील कर रहे होते हैं। एंड इट हैज़ हेल्प्ड इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शियस डिजीज इन द फॉलोइंग वेज। द नंबर 1 इज complete eradication of fatal diseases such as smallpox was possible with the use of immunization scheme and vaccines. आपको पता है स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जिसको हम बोलते थे पहले, ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था पहले के टाइम पर। मुझे भी याद है कि जब मैं स्कूल में थी, मतलब मैं काफ़ी साल हो गए इस बात को, जब मैं स्कूल में थी 2000 आई गेस 2008 या 2009 के अराउंड,
जब मैं एकदम छोटी थी तब होता क्या था ना, मेरी एक टीचर थी, उनको स्मॉल पॉक्स हुआ था। तो उनसे मतलब स्मॉल पॉक्स उनको ऐसे पूरे शरीर पे छोटे 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 दाने आ जाते हैं, उसको छोटी माता कहते हैं हिंदी के अंदर, कि माता आ गई है ना, ऐसा माता आना तो कुछ नहीं होता, बट वो स्मॉल पॉक्स डिजीज होती है ना। तो स्मॉल पॉक्स अब आज के टाइम पे बहुत कम क्या बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब बिल्कुल हटा दिया गया, चला ही गया है इंडिया से। तो हमारे पास में स्मॉल पॉक्स नहीं है। स्मॉल पॉक्स को हमें एकदम फेटल डिजीज हुआ करती थी, हमने इसको पूरी तरीके से रिमूव किया है। कैसे? इम्यूनाइजेशन करके। इम्यूनाइजेशन कैसे किया? वैक्सीन को लाकर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हमने लगाना शुरू किया, जिससे कि स्मॉल पॉक्स दुनिया से मतलब स्मॉल पॉक्स को हमने हमारे देश से तो हटा लिया है उसको, ठीक है। नंबर 2 इज अदर इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे कि हमारे पास में डिप्थीरिया, पोलियो एंड न्यूमोनिया होते हैं। ये इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं जो दूसरे में फैल सकती हैं। इनको भी हमने वैक्सीन का यूज़ करके कंट्रोल कर लिया काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज जिनके हमारे पास में ट्रीटमेंट पहले अवेलेबल नहीं थे बट अभी अवेलेबल हैं। अभी हमने कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स को खोज लिया है जिससे कि हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा बायोलॉजी हमें ऐसे हेल्प कर रहा है। Number 3 question is, how does the transmission of each of the following disease take place? Number 1 question is amoebiasis. Amoebiasis को किस तरीके से आप ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है अमीबियासिस का? सबसे पहले बात करें अमीबियासिस की, तो ये देखो यार, इंजेक्शन ऑफ जो आपके पास में आपको पता है ये अमीबियासिस होता कैसे है? अमीबियासिस होता है एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम से, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम के प्रोटोजोन से होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये एक्चुअली अपने सिस्ट क्रिएट करती है, वो सिस्ट जो होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं, उनसे बीमारी कॉज हो सकती है। ये सिस्ट जो होते हैं ना हमारे खाने में मिल जाते हैं, तो हमारा खाना जो होता है वो कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ द कॉन्टेमिनेटेड फूड, कॉन्टेमिनेटेड वाटर, इसकी वजह से हमें अमीबियासिस हो सकता है। सो ये पेशेंट की बॉडी में है ना, मतलब आपकी बॉडी में इस तरीके से एंट्री मार सकता है ना। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होती है ना, वो सिस्ट के फॉर्म के अंदर अपना पैथोजन जो होता है ये इस तरीके से फैलता है कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड के फॉर्मेट में। नंबर 2 मलेरिया हो जाता है। मलेरिया किस वजह से होता है? प्लाज्मोडियम होता है आपका मलेरिया पैरासाइट, ठीक है। ये कम्युनिकेट होता है कैसे? एक हेल्दी पर्सन के अंदर फ्रॉम अ पेशेंट व्हेन बिटन बाय अ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। अगर मान लो तुम्हें फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो काट जाए तो उसके अंदर होता है न्यूमोनिया, उसके अंदर होता है प्लाज्मोडियम, वो प्लाज्मोडियम तुम्हें गिफ्ट कर जाए तो गिफ्ट कर जाएगी तो हो जाएगा मलेरिया, है ना। उसके बाद होता है एस्केरियासिस। वो कैसे होगा? एस्केरियासिस इट कैन बी पास्ड बाय इंजेस्टिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड विद दी एम्ब्रियोनेटेड एग्स ऑफ एस्केरिस। देखो यार, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका वाले के अंदर सिस्ट फॉर्म होती है और यहाँ पर एस्केरियासिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको एम्ब्रियोनेटेड एग्स रिलीज होते हैं, और एग्स जो होते हैं ये भी फूड और वाटर को ही कॉन्टामिनेट करते हैं, और उसी कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर की सेवन से हमें बीमारी हो जाती है एस्केरियासिस। नंबर 4 इज न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के अंदर क्या होता है यार, जिस इंसान को न्यूमोनिया होता है तो वो जब खांसता है या छींकता है ना, तो उसके ड्रॉपलेट्स जब बाहर आते हैं, वो ड्रॉपलेट्स किसी भी दूसरे इंसान को पास कर दिए जाते हैं गिफ्ट के तौर पे, और उनको गिफ्ट जब मिल जाता है फिर उनको भी निमोनिया हो जाता है ना। तो ये पेशेंट कफ जब करता है, खांसता छींकता है, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। दैट इज वाई एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ये आराम से ट्रांसफर करी जा सकती है, ये निमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेजर्स वुड यू टेक टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज? ऐसे डिजीज जो पानी से हो रही है उसके लिए, उससे बचने के लिए आप कौन से मेजर्स लेंगे? सबसे पहला, मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोविजन ऑफ क्लीन वाटर एंड ड्रिंकिंग। अब जो पानी पी रहे हो कोशिश करो कि वो एकदम साफ सुथरा हो। नंबर 2, इंडस्ट्री शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्चार्जिंग वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। कई की इंडस्ट्रीज होती हैं यार जो मतलब उनके पास में जो भी चीज़ें वेस्ट मटेरियल में निकल रही होती हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा, कई सारी चीज़ें हम बना रहे होते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, तो उनको बनाने की प्रोसेस के अंदर बहुत सारे वेस्टेज मटेरियल निकल रहा होता है। अब वो वेस्टेज मटेरियल हम कहीं और डिस्चार्ज करने की बजाय वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देते हैं, ये सोचे समझे बिना कि यही वाटर बॉडी से तो हम पानी पिएंगे आगे जाके, हम बाकी के जो काफ़ी लोग हैं जो पानी वहीं से लेते हैं, वहीं से अपना सारा काम कर रहे होते हैं, हम वो नहीं सोचते हैं और वाटर बॉडीज़ के थ्रू हम ये कर देते हैं, है ना। वाटर बॉडीज़ में सारा का सारा वेस्ट डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें रोकनी चाहिए, वाटर बॉडीज़ को
मैला नहीं करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। नंबर 3 इज फ्रीक्वेंट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर टैंक्स एंड रिजर्वियर्स। आपके पास में जितने रिजर्वॉयर्स हैं, जितने भी वाटर टैंक्स हैं, इनको फ्रीक्वेंटली हम क्लीन नहीं कर रहे हैं, साफ़ नहीं हो रहे, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर बॉर्न डिजीज़ तो होगा ही होगा। अगर मान लो तुम्हारे घर में टंकी लगी हुई है, उस टंकी को तुम साफ़ नहीं कर रहे हो कई कई दिनों तक, है ना, वो पड़ा है पानी, तो साफ़ नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर तो पानी वाटर बॉर्न डिजीज़ तो पक्का ही होंगी, इसलिए उनको भी साफ़ करना बहुत मैंडेटरी है। Number 5 question is discuss with your teacher what does a suitable gene means in the context of DNA vaccine. तो suitable gene का मतलब क्या होता है? The term suitable gene is used to refer a particular section of DNA that can be altered in the host in order to synthesize a particular protein which attacks and kills a specific disease causing entity. देखो यार, ये मान लो तुम्हारे पास में डीएनए है, मैं कह दूं कि इस डीएनए का कुछ पार्ट, एक पार्ट पे जहाँ पर मतलब लेट्स सपोज कि यही एक सिचुएशन है, यही एक छोटा सा पार्ट है, जिस छोटे से पार्ट पर इस सेक्शन ऑफ डीएनए के अंदर जो जीन प्रेजेंट होता है, अगर मैं इस जीन को ऑल्टर कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? इस जीन को ऑल्टर करने से क्या हो सकता है? एक पर्टिकुलर प्रोटीन को मैं सिंथेसाइज कर सकती हूँ, जो क्या करेगा? डिजीज कॉजिंग मतलब जो भी कोई पैथोजन आएगा उसमें अटैक करने में काफ़ी काम आएगा, तो उसको सूटेबल जीन कहते हैं। तो वो पर्टिकुलर जीन ही मैं अलग करूँगी, उस पर्टिकुलर जीन को ही ऑल्टर करने वाली हूँ जिससे मुझे हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, उस डीएनए, उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डीएनए को, क्योंकि देखो आपको पता है डीएनए के ऊपर तो जीन होते हैं ना, ये डीएनए के ऊपर सारी जगह जीन ही तो होते हैं। तो अगर मैं उस पर्टिकुलर जीन को, उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डीएनए को ऑल्टर कर दूँ इन होस्ट की बॉडी में, है ना, उन होस्ट की होस्ट कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है या किसी भी एनिमल की बॉडी हो सकती है, कोई भी होस्ट हो सकता है, उस होस्ट की बॉडी में अगर मैं उस जीन को ऑल्टर कर दूं इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज अ पर्टिकुलर प्रोटीन, मैं चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन बने जो प्रोटीन किसी भी पैथोजन के प्रति, मतलब उसके खिलाफ लड़ सके और उसको मार सके, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग एंटाइटी को मार सके। मतलब ऐसा मान लो कि मैं चाहती हूँ कि न्यूमोनिया को जो कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, अगर वो बैक्टीरिया मेरी बॉडी में आएगा तो मैं चाहती हूँ कि उसको मार दे मेरी बॉडी। तो मैं क्या करूँगी ना, मतलब ये डीएनए जो है, उस डीएनए के पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो भी जीन है उसको ऑल्टर कर दूंगी, ताकि उसको मैं इस तरीके से ऑल्टर करूँगी कि कभी भी वो पैथोजन आएगा तो उसके खिलाफ मेरी बॉडी अटैक कर पाएगी, उसके खिलाफ लड़ पाएगी, और वो एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए होगा। स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि ये जीन में ऑल्टर किया तो न्यूमोनिया के लिए भी काम करेगा, मलेरिया के लिए भी काम करेगा, ऐसा नहीं होता, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज के लिए ही काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, रट्टा मारने वाली चीजें याद कर लो यार। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर थाइमस एंड बोन मैरो, एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो आपके पास में माल्ट होता है, दैट इज 50%, है ना, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, एंड देन लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, पेयर पैचेस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर द सम वेल नोन एब्रीविएशंस व्हिच हैव बीन यूज्ड इन दिस चैप्टर, एक्सपैंड ईच वन टू इट्स फुल फॉर्म। देखो यार, सबसे पहले आपके पास है माल्ट का है, तो माल्ट का तो हमने ऑलरेडी बता दिया है, क्या होगा? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड, वन सेकेंड बच्चों, हाँ जी। सो ये तो हमने कर लिया है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद में हमारे पास है बच्चों CMI है, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसी चैप्टर में आती है। नंबर 3 हमारे पास में आता है एड्स, वो क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नाको, ये क्या हमारे पास में होगा? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज आपके पास में आ जाता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है।
सो ये आपके पास में कुछ 5 एब्रीविएशंस है जिनकी फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट के एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एंड गिव एग्जांपल ऑफ ईच। देखो, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा यार, इनेट इम्यूनिटी जो होती है ना वो बचपन से हमारे पास में होती है, मतलब जब हम पैदा होते हैं ना तब से ही होती है, तो वो नॉन स्पेसिफिक होती है नेचर के अंदर, मतलब हमारे पास होगी ही होगी हमेशा से। एक्वायर्ड वो होती है जो हमने किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेचर के लिए हमने एक्वायर करी है, हमारे ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन हमने उसको एक्वायर किया, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चाहे फिर हमने इंजेक्शन के थ्रू एक्वायर किया है ना, कैसे भी एक्वायर किया वो हमने एक्वायर करी है। इनेट हमने हमेशा से बर्थ से ही हमारे पास में प्रेजेंट थी। जैसे कि देखो इसके एग्जांपल्स भी आपके पास में दे रखे हैं, जैसे कि म्यूकस ट्रैप बैक्टीरिया एंड अदर पार्टिकल फॉर इंस्टेंस, है ना, हम बता सकते हैं कि हमारे पास में म्यूकस प्रेजेंट होता है, राइट, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, जिससे कि क्या होता है जो बैक्टीरिया बाहर से आता है तो उसको चिपका लिया जाता है ताकि वो बॉडी में ना जा पाए। तो ये भी एक तरीके की इम्यूनिटी ही है। तो ये इम्यूनिटी हमें हमेशा से मिली है, मतलब बचपन से हमने फ्रॉम बर्थ हमें मिली हुई है, ये प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है। और ये हमने एक्वायर करी है टू अ पर्टिकुलर पैथोजन, एक पर्टिकुलर पैथोजन के प्रति हमने एक्वायर करी है, चाहे हमने वैक्सीन ली हो, है ना। तो अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो मैंने बताया कि अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे पोलियो कभी ना हो, तो पोलियो का जो भी पैथोजन होगा वो पैथोजन को मैं क्या करूँगी, वैक्सीन के फॉर्मेट में मेरी बॉडी में वैक्सीन लगा दिया जाएगा उसका। और पोलियो का वैक्सीन लगाया गया है, मतलब पोलियो का जो ये पैथोजन था इसको माइल्ड करके लगाया हुआ है। ये पैथोजन जो था इसको हमने क्या किया है, माइल्ड किया है, थोड़ा सा वीक कर दिया, और वीक करते ही हमने क्या किया, इसको एंट्री करवाई है हमारे बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी अब बनाने लग गई है एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बनाते ही क्या हो गया है, ये थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई है। अब हमारी बॉडी में वापस कभी पोलियो का पैथोजन आएगा तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ने को रेडी है, हमें पोलियो नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनको वैक्सीन हम दिलवा के आते हैं, पोलियो की वैक्सीन भी लगती है उनको, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी के अंदर हैज़ डिफरेंट बैरियर्स। आपके पास में पता है बैरियर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, फिजिकल बैरियर जैसे कि स्किन होता है, फिजियोलॉजिकल जैसे आपकी बॉडी के अंदर भी एसिड होता है, आंसू होते हैं ना, आंसू, इसके अंदर भी टीयर्स के अंदर भी होते हैं आपके बैक्टीरियाज, है ना, टीयर्स के अंदर भी आपके लाइसोजाइम होता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। ये बैरियर्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आपके पास में मेमोरी होती है एंटीबॉडी की, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर तो एंटीबॉडी बनती है और एंटीबॉडी की मेमोरी होती है, क्योंकि हमने मेमोरी तो क्रिएट करी है, हमने वैक्सीन लगाया तो वैक्सीन में हमने पैथोजन को माइल्ड करके लगाया, और माइल्ड करके लगाने से बीमारी तो कॉज नहीं हुई बट एंटीबॉडी जरूर बन गई, तो एंटीबॉडी बन जाएगी उस पर्टिकुलर पोलियो पैथोजन के लिए। अब आया नई, मतलब कभी इन फ्यूचर मान लो पैथोजन आया पोलियो का, वो तुम्हें बीमारी कॉज करना चाहता है, अब तुम्हारी बॉडी में आएगा, तुम्हारी बॉडी को अचानक से याद आएगा कि अरे हाँ मैंने तो पोलियो वैक्सीन लगाई थी, तब मैंने एंटीबॉडी बना के रखी थी, तो अब मैं एंटीबॉडी का यूज करके उस पोलियो पैथोजन को मार सकता हूँ। हो सकता है ऐसा डेफिनेटली। तो ये क्या है, मेमोरी बेस्ड है ना, हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन जो होता है वो मेमोरी बेस्ड होता है। एंड आफ्टर दैट आप बोल सकते हैं पोस्ट वैक्सीनेशन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो होता है ना, वो भी इसके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है, इनेट इम्यूनिटी के अंदर ये आता है। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम एंड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। कई मतलब ऐसे मैंने देखा है यार, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डायग्राम्स को बहुत हल्के में लेके जाते हैं, लेकिन यार बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से तुम देखोगे और नीट एग्जाम में भी कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब इन्हीं डायग्राम से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि बोल दिया जाता है कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है उस वाला सिरा एन सिरा होता है, और नीचे वाला जो हेवी चेन वाला सिरा होता है नीचे वाला, दैट इज अ सी सिरा, है ना। या फिर आपको उल्टा बोलते हैं कि ऊपर वाला सी होता है नीचे वाला एन होता है। अब जिस बच्चे ने डायग्राम्स को देखा ही नहीं आज तक, डायग्राम्स की प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको कैसे पता चलेगा क्या है ना। तो ये डायग्राम आपको बनाने के लिए आया क्लास 12th बोर्ड में, तो आपको बनाना पड़ेगा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। कुछ इस तरीके का दिखता है, वाई शेप का दिखता है हमें। तो वाई शेप के अंदर बच्चों जी आपके पास में 2 चेन्स होती है, एक लाइट चेन होती है, एक हैवी चेन होती है। लाइट चेन आप देख पा रहे आधी ही है, पूरी नीचे तक नहीं गई है। हैवी चेन जो होती है वो पूरी नीचे तक यहाँ तक गई हुई है। एंटीबॉडी के अंदर बेटा, एंटीबॉडी हमें उस एंटीजन से कैसे रक्षा करी। एंटीजन क्या होता है, पैथोजन को ही हम एंटीजन बोल रहे हैं। एंटीजन वो चीज़ है जो हमारी बॉडी से कुछ अलग है, जो बाहर से अंदर आ रहा है, एंट्री ले रहा है बॉडी के अंदर, है ना। तो उसके प्रति हमने बना रखी है एंटीबॉडी जो उस एंटीजन से लड़ेगी। तो ये एंटीजन को हमने कैसे मतलब कैसे एंटीजन के ऊपर जाके एंटीबॉडी अटैक करती है, कैसे उसको मारती है। तो बेटा वो क्या करती है, इसे प्यार से फुसला के कहती है अरे वाह एंटीजन। एंटीजन जैसे ही आता है उसको क्या करता है, अपनी एंटीबॉडी के अंदर ही प्रेजेंट जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, ये वाली जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पर इन एंटीजन को ट्रैप कर ले जाता है।
यहाँ पर ट्रैप कर लिया जाता है, फिर यहाँ पर बेटा इनके ऊपर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और इसकी वजह से ये मर जाते हैं, एंटीजन को हम मार देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, इस पे क्वेश्चन आ गया था नीट के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि यहाँ पर कौन से बॉन्ड्स होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, 2 हेवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है, तो हम बोल सकते हैं ये H2L2 होता है और इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, हेवी चेन के अंदर भी और हेवी चेन के अंदर भी और लाइट चेन के अंदर भी, है ना। और एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती हैं वो हेवी चेन में भी होती हैं, लाइट चेन में भी होती है, तो दोनों चेन्स के अंदर एंटीजन बाइंडिंग साइट आपको देखने को मिलती है। ये वेल लेबल डायग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस रूट बाय विच ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ओके। सो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है ना, व्हाट आर द वेरियस रूट्स बाय विच ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टेक प्लेस। तो कैसे होता है, सबसे पहले अपन बात करें द वेरियस रूट बाय विच ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज द फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिलेशन। अगर आप किसी पर्सन के साथ में, जो पर्सन इन्फेक्टेड है उस पर्सन के साथ में अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में है तो ऑब्वियसली बात है कि तुम्हें भी HIV ट्रांसफर करेगा वो बंदा। और उसके बाद में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऐसे इंसान से करवाते हो जिसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन हो रखा है, तो इस इन्फेक्टेड पर्सन से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाने का भी कोई सेंस नहीं होगा, वो भी आपको बीमारी कॉज कर सकता है। एंड साथ ही में आपको ट्रांसफ्यूजन करते हो, अगर आप ब्लड प्रोडक्ट्स ऐसे कोई कॉन्टामिनेटेड ब्लड का अगर आप ट्रांसफ्यूजन करते हो तो भी बीमारी कॉज होगी। एंड साथ ही में जो बच्चा जब बर्थ लेता है, मान लो मदर है, मदर को HIV हो रखा था, HIV पॉजिटिव है, अगर वो बच्चे को बच्चे को डिलीवर कर रही हैं तो मदर और बच्चे का ब्लड कांटेक्ट में कब आएगा, जब वाइल डिलीवरी प्लेसेंटा जो होती है ना, प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड कांटेक्ट में आ सकता है और उससे क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। ठीक है। सो जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं ना उन्हीं से HIV हमेशा होता है, ये याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच द एड्स वायरस कॉज डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच द एड्स वायरस कॉजेज, कौन सी मैकेनिज्म जिससे कि एड्स वायरस जो होते हैं वो HIV कॉज कर रहे होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर। तो देखेंगे अपॉन मैनेजिंग टू एंटर द बॉडी दिस वायरस एंटर इनटू मैक्रोफेजेस। सबसे पहला काम होता है इसका मैक्रोफेजेस पे अटैक करना, वेयर द RNA जीनोम ऑफ वायरस डुप्लीकेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वायरल DNA बाय द एक्शन ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो मान लो कि तुम्हारे पास में ये क्या है, मैक्रोफेज है, जिसके अंदर क्या हुआ ना बच्चों, एक ये वायरस है जो एंट्री मारा। अब एंट्री मारेगा तो ऑब्वियसली बात है इसका जो जेनेटिक मटीरियल है वही तो बीमारी कॉज करता है, तो इसका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो RNA होता है। आपको पता है HIV में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है और ये RNA जो होता है ना वो आगे जाके DNA में चेंज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से। आपको पता है DNA का RNA में चेंज करना, आपको पता है कि अगर DNA RNA में चेंज होता है दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है, रिवर्स, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। और अगर मैं बोल दूं कि RNA अगर DNA में चेंज हो रहा है तो दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आई होप कि आपको समझ में आया होगा फर्क। तो यहाँ पर क्या हो, मैक्रोफेजेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA था वो DNA में कन्वर्ट हो गया है ना, एक्शन ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। द वायरल DNA इज देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द DNA ऑफ द सेल ऑफ द होस्ट। अगर ये मैक्रोफेज में एंट्री करा है तो ये मैक्रोफेज किसकी, होस्ट सेल की तो है। अगर मेरी बॉडी में HIV आया तो HIV मेरी बॉडी की सेल के अंदर जो प्रेजेंट DNA होता है उसके साथ में क्या करता है, एक्ट करता है। तो लेट्स सपोज ये DNA था मेरी बॉडी का रेड वाला और येलो वाला DNA किसका है, वायरस का है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से बना है। तो ये वाला DNA जो होता है ना वो बड़ी शातिर दिमाग लगा के ये वाला DNA इसके DNA के साथ में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है, बॉडी को तब तक पता ही नहीं चलेगा बच्चों। अगर बॉडी अगर वायरस या पैथोजन है कोई भी अपना DNA होस्ट के DNA के साथ में इनकॉर्पोरेट कर लेता है ना, बंधन बना लेता है ना, तो बॉडी को पता भी नहीं चलता कि बाहर से कोई और आया, तो बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी और एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी तो ये वायरस या पैथोजन जो है ये तो हल्का मचा देगा बॉडी के अंदर, तुम्हारी बॉडी तो एकदम ही खत्म कर देगा। तो ये वही काम करता है, बहुत समझदारी होशियारी के साथ में आता है और ये फिर क्या करता है, इसके साथ में इनकॉर्पोरेट करता है। इनकॉर्पोरेट करने के बाद में क्या करेगा बच्चों, विच टारगेट द इन्फेक्टेड सेल टू सिंथेसाइज वायरस पार्टिकल्स। अब तुमको पता है कि
जैसे ही ये इन्फेक्टेड सेल्स जो होती है, ये मैक्रोफेज है, लेट्स सपोज इन्फेक्टेड सेल है ये, तो इसने अपना डीएनए इसके साथ में इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो ये सेल जब डिवाइड करेगी तो इसके साथ में वायरस जो बना है, अंदर जो डीएनए बना है वायरस का, वो भी तो डुप्लीकेट कर रहा है। तो वायरस का डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वायरस का नंबर भी तो बढ़ता जाएगा ना। तो ये सेल जो है इसको प्रमोट किया जाएगा कि भाई डिवाइड हो ताकि हमारा भी नंबर बढ़े। तो इसका भी नंबर, वायरस पार्टिकल्स का भी नंबर बढ़ने लगता है। तो मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द वायरस। मैक्रोफेजेस जो होती है वो वायरस को प्रोड्यूस करती रहती है। मैक्रोफेजेस को तो ये पता है कि मैंने अपने डीएनए को डुप्लीकेट किया है, बट इसने अपने डीएनए को भी नहीं, अपने डीएनए के साथ साथ वायरस को भी डुप्लीकेट किया और वायरस का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इसको पता भी नहीं होता और इसलिए हम बोलते हैं कि मैक्रोफेजेस जो होती हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एचआईवी का प्रोडक्शन होता है। इसीलिए हम मैक्रोफेज को क्या बोल देते हैं, हम इसको बोल देते हैं एचआईवी फैक्ट्री। क्या बोल देते हैं? एचआईवी फैक्ट्री, क्योंकि ऐसी फैक्ट्री जहाँ एचआईवी का फॉर्मेशन हो रहा है, इस वायरस का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज ऑन द अदर हैंड एचआईवी एंटर्स दी हेल्पर टी लिम्फोसाइट। उसके बाद में जब इसका मन भर जाएगा मैक्रोफेज से, तो अभी ये एंट्री मारेगा किसके अंदर? मैक्रोफेज में। तो इसने तहलका मचा लिया, अपना नंबर बढ़ा लिया, एचआईवी फैक्ट्री कर ली। अब ये एंट्री मारेगा बेटा जी हेल्पर के लिम्फोसाइट में या टी हेल्पर लिम्फोसाइट में। टी हेल्पर सेल्स के अंदर ये एंट्री मारेगा, टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स के अंदर एंट्री मारेगा। और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पर एंट्री कब मारता है ये, है ना। सबसे पहला मैक्रोफेज, नंबर 2 हेल्पर टी लिम्फोसाइट, एंड वहाँ पर करता है रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस करता है प्रोजेनी वायरसेस को। फिर से अपने वायरस का नंबर बढ़ाता है, क्योंकि इसके कोई काम धंधा तो है नहीं। इसको लगता है कि भाई हम आ गए हैं एक बॉडी के अंदर, तो इस बॉडी का एज अ मशीन यूज़ करते हैं। अब ये बॉडी में हमारा डीएनए नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा नंबर कैसे बढ़ेगा। तो ये बहुत ही उस्ताद, मतलब ऐसे उस्ताद होते हैं, ऐसे होशियारी के साथ में अपना नंबर भी बढ़ाते हैं। तो प्रोजेनी वायरस जो होते हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, विच व्हेन रिलीज इन द ब्लड। ये वायरस जो ब्लड में आएंगे तो ये क्या करेंगे? अदर टी लिम्फोसाइट को भी टारगेट करेंगे, विच इज रिट्रेटेड कॉजिंग अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द काउंट ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो इससे क्या होता है, आपका टी हेल्पर सेल्स जो होती है, टीएच सेल्स जो होती है, टीएच लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, इनका नंबर बढ़ने की बजाय घटा दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है। और आपको पता है टी लिम्फोसाइट्स हमें क्या करती हैं? एंटीबॉडी, हमारी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। हेल्पर सेल्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी लिम्फोसाइट्स में हेल्पर सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हेल्पर सेल के ऊपर ही अटैक करा जाता है। और अटैक करने की वजह से हेल्पर सेल का नंबर बहुत कम कर दिया जाता है। तो आप किसी भी एचआईवी पॉजिटिव इंसान या एड्स जिसको हो रखा है उस इंसान में देखेंगे तो आपको हमेशा टीएच सेल्स जो हेल्पर सेल्स होती है वो हमेशा कम दिखाई देंगी पेशेंट की बॉडी में। एंड इन द लॉन्ग रन, क्योंकि बॉडी अब कुछ कर नहीं सकती है, बॉडी निहत्था हो गई है बिल्कुल, तो इन द लॉन्ग रन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द काउंट ऑफ द टी हेल्पर सेल। और जितना ज़्यादा डिक्लाइन होता जाएगा नंबर टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स का, तो उतना ही आपकी बॉडी का मैकेनिज्म जो है वो वीक होता जाएगा, इतनी ज़्यादा वीकनिंग हो जाएगी, आपकी बॉडी इतनी डिजीज़ प्रॉन हो जाएगी कि उसमें हर कोई डिजीज़ बहुत आसानी से हो सकती है। तो बॉडी में, इसीलिए इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम इसको बोलते हैं कि डिजीज़ का जो ग्रुप होता है ना उसको सिंड्रोम कहते हैं। तो जिस इंसान को एड्स होता है ना, उसको खाली एड्स नहीं होता है, उसको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की डिजीज़ होती है। सबसे पहले तो उसको टीबी होता है, ठीक है। तो ऐसी सी बीमारियां उसको हो जाती है जिसका इलाज करना पॉसिबल भी नहीं होगा। तो इतनी सारी बीमारी अगर किसी इंसान को लगेगी तो सोचो तुम, ये बीमारी इलाज करने लायक है या लाइलाज बीमारी है? ऑब्वियसली बात है लाइलाज बीमारी है। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, इसमें हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक कर दी जाती है, इतनी वीक कर दी जाती है कि अब हमारी इम्यूनिटी, कोई और वायरस या पैथोजन आएगा तो उसके खिलाफ भी पैथोजन उसके खिलाफ भी बॉडी क्या नहीं बना पाएगी? एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी। और एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो फिर सिंपल सी बात है इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? इम्यूनिटी तो वीक हो गई। अब इम्यूनिटी वीक हो गई तो कोई भी आएगा, कोई भी एंट्री मारेगा, कोई भी तुम्हें थप्पड़ मारेगा और चला जाएगा, है ना। मतलब तुम्हारी बॉडी में कोई भी पैथोजन आएगा, कोई भी बीमारी कॉज करेगा और चला जाएगा और तुम्हें भनक तक नहीं लगेगी। तुम्हारी बॉडी इतनी निहत्था हो गई है कि कुछ नहीं कर सकती अब। तो दैट इज़ हाउ एड्स फैलता है। और एड्स, अब यही एड्स वाला इन्फेक्टेड पर्सन किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है या अपनी बॉडी फ्लूइड को किसी भी हेल्दी पर्सन के फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में लाता है, तो दैट पर्सन विल आल्सो बी हैविंग दी एड्स प्रोन बॉडी या फिर एचआईवी प्रोन बॉडी। तो एचआईवी बहुत आसानी से फैल सकता है। दिस इज हाउ एचआईवी मैकेनिज्म वर्क्स। ओके, सो ये एड्स का हो गया, आपका इम्यूनोडेफिशिएंसी हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन elaborate this process. Now
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज अ कैंसरस सेल डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल। यार देखो, कैंसर एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल सेल क्या होती है ना। नॉर्मल सेल तो तुम्हें पता ही है, तुमने सेल वाला जो चैप्टर पढ़ रखा है उसमें देख रखा है कि सेल जो होती है ना वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज शो करती हैं। बट जो कैंसरस सेल होती है, कैंसर क्या होता है, कैंसर में कुछ नहीं होता। जो एक नॉर्मल सेल जिस रेट से डिवाइड कर रही थी, अब वो उसके डबल या ट्रिपल रेट से डिवाइड करेगी, और इतना डिवाइड करेगी कि इतनी सारी सेल्स का ग्रुप बना लेगी, तो हम उसको बोलते हैं कैंसरस सेल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा डिवीजन होने लगता है कि सेल डिफरेंशिएट होना ही भूल जाती है। मतलब सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करना भूल जाएगी, और सेल को सिर्फ इतना याद रहेगा कि सिर्फ मुझे डिवाइड करना है। जैसे कि प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, वो सिर्फ डिवाइड करती हैं, वो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होती। बट मेरिस्टेमेटिक सेल में कुछ सेल्स होती हैं जो डिफरेंशिएट हो जाती हैं, बाकी की सेल्स जो होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक ही रहती हैं, वो डिवीजन करती रहती हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है, कैंसरस सेल के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगी, कैंसरस सेल के अंदर जो सेल्स होती हैं वो डिवीजन ही डिवीजन करेगी, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेंगी। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि वो डिवीजन की प्रॉपर्टी भूलेंगी नहीं, और इतनी ज़्यादा डिवीजन करेंगी कि वहाँ पर आपको बहुत सारी सेल्स का ग्रुप दिखाई देगा, और इस वजह से आपकी फंक्शनिंग पूरी इंटरप्ट हो जाएगी और कैंसर हो जाएगा, है ना। तो ये कैंसर जो होता है ये एक्चुअली अपनी सेल अपनी नॉर्मल प्रॉपर्टी नहीं शो कर रही होती। जैसे कि उसकी प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, उसकी प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जिससे कि क्या होता है वो डिवीजन इतना नहीं कर पाती है, रुक जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। बट कैंसरस सेल जो होती है उसके पास में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये एक बार नीट के अंदर जो सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एआर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है, क्या कैंसरस सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन रखती है, तो बिल्कुल भी नहीं रखती है, बिल्कुल कतई भी यहाँ पर नहीं होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नंबर 2, यहाँ पर सेल्स हमेशा डिवाइड करेंगी, कभी डिफरेंशिएट नहीं होंगी। नंबर 3, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल फॉर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गांठ बन जाएगी, गांठें फॉर्म हो जाती हैं। गांठें किसकी वजह से फॉर्म हो रही है, वो गांठें फॉर्म होती हैं सेल्स की वजह से। सेल जब बहुत ज़्यादा डिवाइड होकर ग्रुप बना लेंगे उसको क्लस्टर ऑफ सेल कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करती है। जो नॉर्मल सेल्स होती है वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करती है। कैसे कि दे स्टॉप डिवाइडिंग वंस दे कम इन टच विद अदर सेल। अगर किसी दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आएंगी तो वो डिवाइड करना स्टॉप कर देंगी। बट ये क्या करती हैं, अगर ये दूसरी सेल के कॉन्टैक्ट में आएंगी तो खुद तो डिवाइड कर ही रही है, दूसरे को भी डिवाइड करेंगी। तो ये एक बुरे दोस्त की तरह है, एक ऐसा दोस्त जो तुम्हारे साथ में छल कर रहा है कि वो ना तो खुद पढ़ रहा है और तुम्हारे कॉन्टैक्ट में आता है, या फिर तुम उसके कॉन्टैक्ट में आते हो, उसकी संगत में आते हो, तो ना तो वो खुद पढ़ेगा, ना तो वो खुद अपने लिए काम करेगा, और ना तुम्हें करने देगा। तो दैट इज हाउ द कैंसर इज स्प्रेडिंग इन द होल बॉडी। उसको हम बोल देते हैं क्लस्टर ऑफ सेल यहाँ पर, इसी वजह से यहाँ पे गांठ बन जाती है। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन शो नहीं करेगा, और इस तरीके से सेल्स आर नॉट कन्फाइंड, दे मूव टू द एडजेसेंट टिश्यू एंड इंटरप्ट देयर फंक्शनिंग। बाकी टिश्यूज के पास में भी कांटेक्ट में आएंगे, उन टिश्यूज का भी फंक्शन को इंटरप्ट किया जाएगा इन सेल्स के प्रति। ठीक है, तो इन सेल्स के वजह से बाकी टिश्यूज भी डैमेज हो पाते हैं। एंड यहाँ पर नॉर्मल सेल्स जो होती हैं वो कभी भी अपने नॉर्मल सेल्स हमेशा आप देखेंगे कि सेल्स हमेशा और हमेशा अपने स्पेसिफिक लोकेशन पे ही रहती है। ऐसा नहीं कि सेल्स ने अपना लोकेशन छोड़ दिया, ये कभी भी अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करती है। बट कैंसरस सेल में ये प्रॉपर्टी है कि वो अपनी लोकेशन चेंज करके दूसरे टिश्यूज को भी जाके इन्फेक्ट कर सकती है। So that's how the cancer is going to work. Next question is explain what is the meant by metastasis. Okay, so metastasis actually क्या होता है, देखो जो मैंने तुम्हें बताया कि कैंसर में ट्यूमर हो जाता है, तो ट्यूमर ना 2 टाइप का होता है। जब अगर भैया का हो राज, हाँ जी, तो जो हमारे पास में ट्यूमर होता है वो 2 टाइप का होता है। एक ऐसा ट्यूमर होता है कि एक गांठ बनी, सेल्स बार बार बस डिवाइड हो रही है, क्लस्टर ऑफ सेल बन गया, वो गांठ बन गई, वो एक ही जगह पे है, बॉडी में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे है, उसको बॉडी में घूमने फिरने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो ट्यूमर होती है बिनाइन ट्यूमर। क्या होती है, बिनाइन ट्यूमर। लेकिन मान लो तुम्हारे पास एक ऐसी ट्यूमर हो गई जो ट्यूमर फैल रही है बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा फैल रही है, उसको हम बोल देते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोल देते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर बोल देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फैलती है, एक जगह से दूसरी जगह आराम से फैल सकती है, दैट इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर जब हो जाता है ये पूरी बॉडी में इस तरीके से फैल जाती है, इतने भयानक वे में फैल जाती है कि मतलब आपकी बॉडी में अलग अलग जगहों पे, हर एक जगहों पे गांठें बनना शुरू हो जाएंगी, अलग अलग जगहों पे ट्यूमर बनना शुरू हो जाएंगे। तो इन दिस प्रोसेस द कैंसरस सेल स्प्रेड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड डिवाइड इनडेफिनेटली टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ सेल नोन एज ट्यूमर।
तो हमारे पास में इतनी ज़्यादा डिवाइड करती हैं, रुकती ही नहीं है, इतना डिवाइड करती हैं कि इतना ट्यूमर आपकी बॉडी में हो जाता है और ये बहुत भयानक कैंसर की सिचुएशन होती है, बहुत भयानक कैंसर स्टेज होता है। मेटास्टेसिस हम इसको बोलते हैं। हर जगह आपकी बॉडी में देखेंगे, आपके ब्लड स्ट्रीम में देखेंगे क्लस्टर ऑफ सेल मिलेगा, तो ब्लड फ्लो भी अच्छा नहीं हो पाएगा। और अगर ब्लड फ्लो पूरी अच्छी तरीके से हमारे सारे ऑर्गन्स या टिश्यूज तक नहीं हो पाया तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गन टिश्यू काम क्यों करेंगे। तो इसी वजह से मेटास्टेसिस यानी कि इस कंडीशन के अंदर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो दैट इज़ हाउ डिस्टेंट बॉडी पार्ट तक ये फैल जाएगी, पूरे जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है सिर्फ वहीं नहीं रहती है, वो पूरे डिस्टेंट बॉडी पार्ट तक भी फैल जाती है। दैट इज हाउ दिस मेटास्टेसिस इज गोइंग ऑन। तो मेटास्टेसिस इज अ प्रोसेस जो इतनी भयानक होती है जहाँ पर आपका एक क्लस्टर ऑफ सेल्स या एक ट्यूमर वो अपनी जगह पे तो रहता ही है, उसके साथ साथ दूसरी जगहों पे भी फैलता जाता है डिस्टेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज बाय अल्कोहल और ड्रग अब्यूज। अल्कोहल और ड्रग अब्यूज करके कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज हो सकते हैं? सबसे पहला, इंडिविजुअल के ऊपर क्या इफेक्ट कॉज होगा? सबसे पहले याद देखो, एडवर्स इफेक्ट्स ही होते हैं हमेशा, अल्कोहल और ड्रग के हमेशा एडवर्स इफेक्ट ही होते हैं। तुमको लगता है कि ये बहुत कूल लगता है, ये कूल नहीं लगता है, ये कूल तो आपकी बॉडी जो है ना, आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है अंदर से, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट करता है व्हेन एक्सेस अल्कोहल इज कंज्यूम्ड। ध्यान दीजिएगा, एक्सेस अल्कोहल मतलब थोड़ा बहुत कभी कभार पीने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बट अगर आप डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं कि खाना भी कम खा रहे हो, पानी भी कम पी रहे हो, प्यास लग रही तो अल्कोहल पी रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने एक्सेस अल्कोहल की वजह से तो तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जो ब्रेन का सिस्टम पूरा का पूरा है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो लीवर है, वो तो वाइटल ऑर्गन है लीवर तो आपकी बॉडी का, ये भी खराब हो जाएंगे, पूरे डैमेज हो जाते हैं। दिस लीड्स टू अदर सिम्टम्स सच एज फटीग। जो इंसान ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है, आप हमेशा देख लेना, वो थका हुआ रहता है, डिप्रेशन में रहता है, वेट लॉस हो जाता है, एग्रेशन आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको इस इंसान में देखने को मिलेंगे, चिड़चिड़ापन, फटीग, डिप्रेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड एक्सट्रीम केसेस जब हो जाती हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि हार्ट फेलियर वाली कंडीशन भी आ जाती है और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। और अगर पेशेंट कोमा में चला गया तो फिर तो भाई सिंपल सी बात है कि कोमा में जाए उससे बेटर है कि उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि कोमा में जाने से तो बेटर ही है ना यार डेथ होना। कोमा में क्या होता है, जिंदा लाश ही तो होती है, कुछ नहीं है उसका, है ना। तो डेथ भी हम देख सकते हैं, डेथ इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। तो इंडिविजुअल इंसान पे तो ये फर्क पड़ता है, उसके साथ उसकी फैमिली पे क्या फर्क पड़ता है सोचो। मतलब एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन बाय एनी फैमिली मेंबर can have destructive effect on the family member as it may be lead to domestic violence। मैंने तो अपने जब मैं नीट की प्रिपरेशन करती थी, मतलब काफ़ी टाइम पहले, तो मेरे हॉस्टल के सामने एक घर था, उस घर में मतलब एक फैमिली रहती थी आराम से। अब उनका घर क्या ना ऊपर से ऐसे खुला था, मतलब उनका जो आंगन था वो हमें पूरा अच्छे से हमारे हॉस्टल की छत से दिखता था। तो होता था क्या, वहाँ पे उसके अंकल जो थे ना, मतलब उस घर में जो अंकल थे वो हमेशा पी के आते थे, कभी रात में कभी दिन में, जब उनका मन करता था वो बहुत एक्सेस ड्रिंकिंग करते थे और ड्रिंकिंग करके घर में आके वायलेंस क्रिएट करते थे। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता था, अपनी वाइफ को मारते पीटते थे, साथ ही में अपने घर में जो सामान पड़ा रहता था, अपने रूम में जो सामान पड़ा रहता, मेरी तो आंखों के सामने भी हुआ है ये, अपने रूम में जो सामान पड़ा रहता था उसको भी निकाल के फेंक देते थे। तो इतना ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर उनका हो जाता था, डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करते थे, वर्बल अब्यूज़, मतलब इतनी गाली गलौज करना, वर्बल अब्यूज़, इरिटेशन, इनसिक्योरिटी, ये बहुत सारी चीज़ें होती जो एक फैमिली फेस करती है व्हेन आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पूरी फैमिली को ही डिस्ट्रॉय करके छोड़ेगा। नंबर 3 थिंग इज सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि हम एज अ सोसाइटी, मतलब जब उनकी फैमिली में ऐसी सिचुएशन हो रही थी तो हमारा हॉस्टल उनके सामने था, वी एज अ सोसाइटी वर रियली, हमारी पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट हो रहा था, क्योंकि आसपास में इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट आ गया था, इतना ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट आ गया था कि बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग गया था, मन नहीं करता था किसी भी चीज़ में, है ना, हमारा इंटरेस्ट खोने लग गया था पढ़ाई के अंदर, बार बार बस यही होता था कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है ना। जब भी आपके पास नेगेटिव चीज़ें होती है तो होता है ऐसा। तो दैट इज़ हाउ द इम्पल्सिव बिहेवियर, इट लीड्स टू इम्पल्सिव बिहेवियर, फेडिंग सोशल वेब, वायलेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटीज, तो ये सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट होता है। देन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, ड्रग के क्या इफेक्ट होते हैं, तो और भी खतरनाक होते हैं। एक इंडिविजुअल इंसान जो कि ड्रग बहुत ज़्यादा ले रहा है, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन वंस बॉडी इज वेरी वेरी सीवियर, मोर सो ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो रहा है,
आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, और तुम्हारा दिमाग ही जब काम नहीं कर रहा है तो काहे की इंसान की बॉडी है तुम्हारी, है ना। इट कैन लीड अ मैल फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज लीवर किडनी भी अच्छे से काम नहीं करेंगे, है ना, ये सब ड्रग्स वगैरह लेने से। तो इंडिविजुअल्स के अंदर HIV स्प्रेड जो होता है वो बहुत जल्दी होता है, रैपिडली होता है अमॉन्ग ड्रग यूजर्स एज दे शेयर यूज्ड नीडल्स। देखो यार, नीडल्स की हेल्प से भी ड्रग को कंज्यूम किया जाता है। तो नीडल्स जब एक बंदा दूसरे बंदे को शेयर करता है, ऑब्वियसली बात है कि अगर एक बंदा, लेट्स सपोज मैं ड्रग लेती हूँ, मैं ड्रग लेती नहीं हूँ बट मान लो कि मैं ड्रग लेती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मेरे को मान लो HIV है, तो HIV को मेरी ब्लड स्ट्रीम में है, ब्लड के अंदर HIV घूम रहा है, मैंने उस नीडल की हेल्प से ड्रग ले ली। अब वो नीडल मेरे बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आया, मतलब ब्लड के कांटेक्ट में आया, तो इनडायरेक्टली वो HIV के कांटेक्ट में आया। अब वही नीडल मैंने अगर किसी हेल्दी पर्सन को दे दी, तो वो हेल्दी पर्सन भी उसी के कांटेक्ट में आ जाएगा, हेल्दी पर्सन में भी HIV ट्रांसफ़र हो जाएगा। दैट इज़ व्हाई हम बोलते हैं कि जो ड्रग लेते हैं उनमें HIV होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो यूज्ड नीडल का यूज़ करते हैं। क्योंकि आजकल देखोगे आप हॉस्पिटल्स में भी ना, पहले क्या किया जाता था, नीडल्स जो थी पहले किसी इंसान में यूज़ करी और फिर उस नीडल को डिसइंफेक्ट किया जाता था और बाद में फिर दूसरे में सेम नीडल यूज़ कर ली जाती थी। हालांकि कोई चांसेस, कोई गारंटी नहीं कि 100% उसमें से पैथोजेंस हट जाएंगे, हो सकता है ना भी हटे, लेकिन और हो सकता है हट भी जाएं, लेकिन उसको यूज़ कर लिया जाता था, रीयूज़ कर लिया जाता था। लेकिन आजकल यूज़ एंड थ्रो नीडल्स आ गई हैं कि आप एक पर्सन में यूज़ करेंगे तो दूसरे पर्सन में अलाउड नहीं होता उसको यूज़ करना, फेंक दिया जाता है, नई नीडल का यूज़ किया जाता है। तो दैट इज़ हाउ ये नीडल वाला कॉन्सेप्ट हमारे हॉस्पिटल्स में चीज़ चल रही है, ठीक है। डॉक्टर्स भी ऐसा करते हैं। तो ये ड्रग को जब इंजेक्ट करते हैं तो नीडल के कांटेक्ट में जाता है। ड्रग एडिक्ट फेस बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स आएंगे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आएंगे। जो इंसान ड्रग ज़्यादा लेता है उसको मूड स्विंग सबसे ज़्यादा होते हैं। उसका मूड अभी खुश है तो कल आगे थोड़ी सी देर में उसका मूड उदास भी हो सकता है, थोड़ी सी देर में एग्रेसिव भी हो सकता है, वो डिप्रेशन भी उसको आ सकता है। तो मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, डिप्रेशन में भी वो बंदा ज़्यादा देखने को मिलता है। नंबर 2, ऑन फैमिली एंड सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ऑब्वियसली बात है ड्रग एडिक्ट जो भी होता है वो क्रिएट ही करता है, इश्यूज ही क्रिएट करता है फैमिली और सोसाइटी के अंदर। क्योंकि व्हेन अ पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन ड्रग ही और शी बिकेम इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड एंटी सोशल। किसी भी ड्रग लेने वाले इंसान को देखिएगा एंटी सोशल होता है, सोशल लाइफ में कोई इंटरेस्ट उसका नहीं होता है। तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जो हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, डू यू थिंक दैट फ्रेंड्स कैन इन्फ्लुएंस वन टू टेक अल्कोहल और ड्रग्स? इफ यस, हाउ मे वन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम सच एन इन्फ्लुएंस? यार आपको क्या लगता है कि जो दोस्त होते हैं वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आजा यार आज तो एक पैग मारते हैं, आज आजा यार ड्रग लेते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर तुम्हारा दोस्त सिगरेट पीता है ना तो उसके 99% चांस है कि तुम भी सिगरेट पीना शुरू कर दोगे, अनटिल और अनलेस तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर नहीं है कि तुम उसको मना कर सको, है ना। तो दोस्तों को तो मना कर ही नहीं सकते, दोस्तों वैसे भी हमारे बहुत ज़्यादा करीबी मतलब ऐसे इंसान होते हैं, दोस्त ऐसा पार्ट होता है हमारा लाइफ का कि जिसके साथ हम काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर वो अल्कोहल एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट है, वो सुट्टा एडिक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है कि तुम भी सुट्टा एडिक्ट हो सकते हो, अल्कोहल एडिक्ट हो सकते हो। पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो तुम्हें पूछे ना और तुम हाँ ना करो। एक बार ना करोगे, 2 बार ना करोगे, 5 बार करोगे, 10 बार करोगे, उसके बाद में नहीं कर पाओगे। तो तुम हो पाओगे डेफिनेटली, तुम्हें इन्फ्लुएंस कर दिया जाएगा बाय फ्रेंड्स। तो इसीलिए तुम्हें क्या ऐसे चीज़ें अपनानी चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सच एन इन्फ्लुएंस, इस इन्फ्लुएंस से बचने के लिए। तो वन मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। सबसे पहला तो खुद पे कंट्रोल जब किसी इंसान का होता है तो कोई माइका लाल नहीं जो तुम्हें बुला सके और जो तुम्हें ये कह सके कि हाँ यार चलो। जब तुम्हारा खुद का कंट्रोल खुद पे ही नहीं है तो कोई भी आएगा तुम्हें, कोई भी तुमसे कुछ भी करवा लेगा, तुम कर दोगे, है ना। तो तुम्हें सबसे पहले तो खुद पे इतना ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी है थोड़ा सा तुम्हें खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। नेक्स्ट इज, स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल। तुम ऐसे जो लोग हैं जो ड्रग कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनसे दूर रहो। पहली बात तो उनको दोस्ती मत बनाओ। तीसरा, सीक एल्डरली एडवाइसेस। अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने सीनियर्स को, अपने बड़े भाई बहनों को, इनसे बात करो। नंबर 4 इज एनलाइटन योरसेल्फ विद इनफ नॉलेज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग और अब्यूज़, है ना। तो ड्रग अब्यूज़ के जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे खुद को नॉलेज से इतना ज़्यादा भर दो, खुद को इतनी नॉलेज दो कि यार ये करने से ये हो सकता है, ठीक है। काउंसलिंग सेक्शंस में भी आप जा सकते हैं, काउंसलिंग सेशंस में भी आप एनरोल करवा सकते हैं ताकि
आप थोड़ा इन पे कंट्रोल पा पाएँ। एंड साथ ही में टेक अप सम हॉबी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। यार देखो, जब खाली इंसान जो होता है ना, खाली दिमाग जो होता है ना, वो शैतान का घर होता है। अगर तुम कभी कुछ कर नहीं रहे हो तो तुम्हारा दिमाग स्टक हो जाएगा, और स्टक हो जाएगा तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों की तरफ ही भागेगा, नशे की तरफ ही भागेगा। दिमाग को स्टक मत होने दो, खुद को बिजी रखो, एंड साथ ही में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते रहो। कुछ ऐसी हॉबी पाल लो कि भाई अब स्कूल कॉलेज हो गया, पढ़ाई हो गई, थोड़ा टाइम बाकी है, तो ड्रग और सुट्टा पीने से बेटर है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करूँ, वहाँ टाइम स्पेंड करूँ। तो ऑटोमेटिकली वो आदत होती है, अगर किसी को है भी तो भी वो हट सकती है, अगर हमारा दिमाग कहीं और लगने लग जाए। और अगर हम खाली बैठे हैं, दिमाग कुछ नहीं लग रहा है, तो बैठे रहेंगे तो यही काम करेंगे उल्टे सीधे, है ना। फिर अगर आप डिप्रेशन है, इफ डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन लीव्स परसिस्ट ऑन हाइट 10, सीक इमीडिएट मेडिकल एंड प्रोफेशनल हेल्प। मेडिकल और प्रोफेशनल हेल्प आपको ज़रूर लेनी चाहिए अगर आपके पास डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी लोग हैं जो इसको बहुत हल्के में लेते हैं डिप्रेशन को, बट इट इज़ नॉट अ हल्की थिंग, है ना। इसको हमें थोड़ा सा देना चाहिए तवज्जो, एंड इसके ऊपर काम करना चाहिए। वाई इज दैट वंस अ पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग अल्कोहल और ड्रग इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, डिस्कस इट विथ योर टीचर। क्यों ऐसा होता है कि अगर किसी इंसान ने अल्कोहल और ड्रग एक बार कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो फिर वो उसका एडिक्ट हो जाता है, हैबिट उसको लग जाती है। तो alcohol consumption and uses of drugs have a severe addictive impact linked with euphoria। यूफोरिया क्या होता है? अचानक से जो खुशी मिलती है ना, डोपामिन लेवल इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से हमें यूफोरिया मिलता है। यूफोरिया इज इंस्टेंट हैप्पीनेस, और हमारे दिमाग को इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए। और आजकल तो अल्कोहल और ड्रग से भी खतरनाक हो गया है हमारा फ़ोन, ये भी हमारे लिए एक एडिक्शन ही है। ये भी इंस्टेंट हैप्पीनेस देता है, यूफोरिया देता है, और जो हमारे करियर को बर्बाद कर देता है। और तुम्हारा भी करियर तुम्हारे बर्बाद हो सकता है अगर इस क्लास के बाद में तुमने शॉर्ट स्क्रॉल करना शुरू कर दिया तो, ठीक है। रेंडरिंग है मोमेंटरी फीलिंग ऑफ वेल बींग। रेगुलर इनटेक ऑफ ड्रग्स कैन इंक्रीज द टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ द बॉडी। अगर तुम जितना ज़्यादा ड्रग और जितना ज़्यादा अल्कोहल तुम्हारी बॉडी में डालते जाओगे तो तुम्हारी बॉडी में ड्रग्स के रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि भाई ठीक है, इतना आज तुमने इतना सा लिया, कल तुम इतना लोगे तो भी हम टॉलरेट कर लेंगे। तो उनका टॉलरेंस लेवल तुम इतना इंक्रीज कर देते हो कि तुम्हारी बॉडी उसके प्रति रिएक्ट करना बंद कर देती है। और रिएक्ट करना बंद कर देगी तो तुम कितना भी डालते जाओ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे जो बाकी के पूरे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उन पे फर्क पड़ेगा। तो विच फर्दर मोर लीड्स टू द मोर ड्रग कंजप्शन। तुम्हारी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी तो ऑब्वियसली बात है कि तुम ज़्यादा ड्रग को लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर व्यू व्हाट मोटिवेट्स यंगस्टर्स टू टेक अल्कोहल और ड्रग एंड हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड। इन योर व्यू व्हाट मोटिवेट्स यंगस्टर्स टू टेक अल्कोहल, मतलब यंगस्टर्स को क्या चीज़ मोटिवेट करती है अल्कोहल और ड्रग लेने से, और तुम कैसे इसको अवॉइड कर सकते हो। तो मेनी फैक्टर्स मोटिवेट द यूथ टूवर्ड्स ड्रग और अल्कोहल। सम ऑफ द इनिशियल कॉजेज आर क्यूरियोसिटी। सबसे पहले तो ये कि यार मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। अरे तो यार क्या है, ऐसा क्या है जो तुम्हें ट्राई करने की ज़रूरत है? तुमने अल्कोहल कभी ट्राई नहीं किया, ड्रग कभी ट्राई नहीं किया, तो क्या हो गया? तुम अनकूल पर्सन हो? नहीं, तुम कूल ही हो। लेकिन जब तुम ये ट्राई करोगे तुम्हारी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, एक्साइटमेंट लेवल, एडवेंचर, तुम्हें लगता है बहुत कूल होते हैं ऐसे इंसान जो सुट्टा पीते हैं, ऐसे इंसान बहुत कूल होते हैं जो एक पैग मारते हैं, ऐसे इंसान तो और भी ज़्यादा कूल होते हैं जो ड्रग लेते हैं, है ना। लेकिन ये सारी एडवेंचर एक्साइटमेंट के चक्कर में आप अपना करियर ख़त्म कर देते हो, और साथ ही साथ में अपनी बॉडी को भी ख़त्म करना शुरू कर देते हो, है ना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काबू पाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम स्विच टू कंज्यूमिंग ड्रग और अल्कोहल टू ओवरकम नेगेटिव इमोशंस। हो सकता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए, हो सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली जाए, या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चला जाए, तो तुम्हें लगता है कि अरे अब तो ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। अब एक काम करते, बस दो ही चीज़ें बची हैं, नहीं तीन ही चीज़ें बची हैं, या तो सुट्टा पी लो, या तो अल्कोहल पी लो, या तो ड्रग ले लो। ये सब करके ही तो हमारे नेगेटिव इमोशंस, या फिर मान लो तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें चाटा मार दिया, जो कि तुम्हें लगा कि अरे मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही हर्ट हो गई, तो तुम्हारे ना नेगेटिव इमोशंस आते हैं, है ना। कभी मान लो तुम्हारे नीट के एग्जाम में मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, पेपर में नंबर नहीं आ रहे, जो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, 90% जनता की प्रॉब्लम है, बट फिर भी तुम उस चीज़ को पॉजिटिव वे में नहीं ले रहे हो, उस चीज़ को ऐसे नहीं ले रहे हो कि यार मेरे साथ ही नहीं बहुत लोगों के साथ होता है, इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। बजाय फोकसिंग ऑन सोल्यूशन, यू आर फोकसिंग ऑन अ प्रॉब्लम, यू आर फोकसिंग ऑन दैट सिचुएशन, जिस इमोशन को तुम बाहर नहीं लाना चाहते हो। तुम्हें अगर बुरा लगता है तो तुम खुद को बुरा लगने नहीं देना चाहते हो। तुम सोचते हो कि अगर यार मुझे रोना आ जाएगा, मैं रो कैसे सकता हूँ, मैं रो कैसे सकती हूँ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उन सब इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए और टेकिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स, ठीक है। नेगेटिव इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपके इमोशंस आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इमोशंस को कभी कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए, है ना। अगर आपको हंसी आ रही है हंसिए, बुरा लग रहा है बुरा लगाइए, रोना आ रहा है रोइए। दीज आर इमोशंस, ह्यूमन टेंडेंसी। अगर आप इनको रोकेंगे तो आपके ऊपर एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सारे के सारे कॉजेज होंगे, और यही आपको
उसकी तरफ ज़्यादा मोटिवेट करेंगे कि चलो यार एक सुट्टा मार के आते हैं, इससे थोड़ा दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। वो इंस्टेंट यूफोरिया होता है ना, इंस्टेंट हैप्पीनेस, वो आप देखने की तरफ चलते हैं। ठीक है, अ फ्यू मीडिया सच एज इंटरनेट, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मूवीज होते हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोर्सिंग द आइडिया ऑफ यूजिंग अल्कोहल टू द यूथ, है ना। कुछ मूवीज हैं, सारी मूवीज नहीं, कुछ मूवीज ऐसी होती जो थोड़ा सा प्रेरित करती हैं इसके प्रति कि ठीक है यूथ जो है वो अल्कोहल पिएगा। सम मोर रीजंस कैन बी अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड अनस्टेबल रिलेशनशिप्स, ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पे दिल टूट जाता है ना, तो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और चले जाते हैं। पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर मतलब दोस्त होते हैं, अरे एक एक पैक तो ले ले यार, एक पैक तो ले ले, अब बड़े हो गए हो तुम, यू आर सो एडल्ट, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग सुट्टा, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग ड्रग, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग अल्कोहल। This is the peer pressure, and if you are coming in this peer pressure, so you can't be able to stop this thing, right? एंड आफ्टर दैट सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं इसके, मोटिवेशन, पेरेंट्स को देखो अपने, उनसे मोटिवेशन लो, अपने जो एल्डर्स होते हैं उनसे मोटिवेशन लो, आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि अल्कोहल और ड्रग लेने से होगा क्या, है ना। साथ में पेरेंट्स जो होते हैं उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चे को पूरी तरीके से मॉनिटर करें कि वो कहीं गलत संगत में तो नहीं है, रॉन्ग कंपनी में तो नहीं है ना। एनकरेज करे स्टूडेंट्स को टू डेडिकेट देयर एनर्जी टू अदर एक्टिविटीज़, बाकी की एक्टिविटीज़ में दिमाग लगेगा तो यहाँ दिमाग आएगा नहीं और तुम आराम से रहोगे। एंड देन प्रॉपर मेडिकल एंड प्रोफेशनल असिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड इफ सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन आर ऑब्जर्व। हमारे टाइम पर मतलब देखो यार, हमारे आज की दुनिया में क्या है ना कि अगर किसी इंसान को डिप्रेशन आया तो उस पर हंसा जाता है कि अरे डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन थोड़ी ना आता है कोई किसी इंसान को, डिप्रेशन तो एक मामूली सी चीज़ है। हाउ कैन यू बी डिप्रेस्ड, यू कैन बी डिप्रेस, दिस इज ऑल्सो इमोशन। डिप्रेशन हो सकता है, तुमको भी होता है, मुझे भी होता है, बट इट डजंट मीन कि हम डिप्रेशन को नेगेटिव वे में लेकर उस इमोशन को सप्रेस करने के चक्कर में हम दूसरे रास्ते चले जाएं, अल्कोहल, ड्रग, है ना, या फिर हम सुट्टा मारने चले जाएं, है ना, हम सिगरेट पिए। दिस इज नॉट द सोल्यूशन, राइट। ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपकी बॉडी को अल्कोहल प्रॉन बना देगा, डिजीज प्रॉन बनाएगा, आपकी बॉडी के अंदर जो ड्रग होती है ड्रग प्रॉन बना देगा, रिसेप्टर्स का टॉलरेंस लेवल इतना बढ़ा देगा कि कभी भी आपको मतलब आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं आपको डेफिनेटली उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा अगर आप ज़्यादा ड्रग और अल्कोहल कंजप्शन करेंगे तो। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ। अगर तुम्हारे साथ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ गेट रिड आउट ऑफ दिस। आपका डिप्रेशन, आपका छोटी छोटी चीज़ को लेकर भी अगर आप डिप्रेस हो जाते हैं तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे मैं जो चीज़ फॉलो करती हूँ दैट इज़ लेट इट गो। जो हो गया, होने दो, अब आगे आने वाले पे फोकस करो। उस पीछे जो हो गया उसको लेकर तुम डिप्रेस कब तक रहोगे, 5 दिन, 10 दिन, महीना भर, कितने दिन रहोगे? जितना टाइम रहोगे तुम अपनी बॉडी को नुकसान कर रहे हो। पहली बात, तुम्हारी मेंटल सिचुएशन ख़राब हो रही है, फिजिकल सिचुएशन ख़राब हो रही है, एंड साथ ही में तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे, अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हुई है, लाइफ ख़त्म होगी तब तक तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बहुत सारी सिचुएशंस होंगी, बट दैट डजंट मीन कि तुम अपनी लाइफ के साथ में कुछ इस तरीके की चीज़ें करना शुरू कर दो जो तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक है, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है, राइट। क्योंकि अंत में एक्चुअली क्या होता है यार, अंत भला सब भला, है ना। अंत भला सब भला, ये तो बात सही है, लेकिन अंत में होता क्या है कि आपकी फैमिली आपके बहुत ज़्यादा साथ रहती है, तो आपकी फैमिली को कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशली आपकी तरफ से, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखती हैं। अगर वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, है ना, उनका हक बनता है। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस को हर्ट ना करते हुए हम उनके लिए काम करें, राइट। तो हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। वो तुम्हारे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ होता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ज़िंदगी एकदम सही सही चलती रहे, कभी आपको डिप्रेशन ना आए, कभी आपके साथ बुरा ना हो, कभी मॉक टेस्ट में नंबर कम ना आए, हर बार बस एकदम ग्राफ पीक पे चलता रहे, ऐसा नहीं होता है। डिप्स भी आते हैं, है ना, पीक भी आते हैं, दोनों चीज़ें आती हैं, दोनों को हैंडल करना आना चाहिए। और जो इंसान इन डिप्स को, जो इंसान इन लो सिचुएशन को फेस करना जानता है, उनसे लड़ना जानता है ना, वो इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, नॉट इवन मेंटली भी स्ट्रांग होता है, इमोशनली भी स्ट्रांग होता है, तो उसको जल्दी से कोई चीज़ हर्ट नहीं कर पाती। तो दैट इज़ हाउ यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड ये मेडिटेशन भी आपको इसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है, मेडिटेशन भी। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप मेडिटेशन भी करा करिए, ठीक है। तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अपने जो सीनियर्स होते हैं, अपने भाई बहन होते हैं, या जो भी इंसान आपको इंस्पायर करता है, आप उनके साथ बात करिए। दैट इज़ हाउ यू कैन रिड्यूस योर
डिप्रेशन। और अच्छे लोगों की संगति में रहिए, ऐसे लोगों की संगति में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है जो आपकी हल्की फुल्की सक्सेस से भी जलते हों, ठीक है। तो जेलसी वाले दोस्तों के साथ, जो गलत कंपनी है, उसके साथ में भी आपको नहीं रहना चाहिए। तो दैट इज़ हाउ यू कैन डू योर लाइफ बेटर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप कि आपको आज काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, नॉट जस्ट कि आपको सिर्फ पढ़ाई वाली नॉलेज, इसके अलावा भी आपको लाइफ वाली नॉलेज भी मिली होगी कि असलियत में डिप्रेशन से डील कैसे करते हैं। ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा एंड कैसा लगा आपको ये सेशन, एंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। सो इसी के साथ दिस इज योर बायोलॉजी एजुकेटर एकता सोनी साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।